विश्वास नहीं कर रहा है। सुबह मैंने तो वेरीफाई किया राजेंद्र यादव नहीं। मैं जब से जेयू में एमए करने गया मैं तब से उन्हें जानता था निश्चित तौर पर। और ये संयोग की बात है कि मेरी कभी हंस में छपने की या हंस में मैंने कभी रचना देखी नहीं, फिर भी निशान नहीं, लेकिन वो लेखक के तो बहुत अच्छे लगते थे और पसंद आते थे। एक चीज सबसे मूल्यवान राजेंद्र यादव वो ये कि ये जो हिंदी समाज है या हिंदुस्तानी समाज है पूरा का पूरा, इस हिंदुस्तानी समाज की मुश्किल है कि ये पूरा वर्जनाओं और निषेधों में घिरा हुआ है। तो राजेंद्र यादव के व्यक्तित्व की ये बहुत बड़ी खूबी थी कि वो वर्जनाओं को किसी भी कॉस्ट पर मानने के लिए तैयार नहीं होते, चाहे उनका जितना भी हो। हिंदी के जितने भी प्रगतिशील लेखक और आलोचक सबकी मुश्किल है कि वो सब इन वर्जनाओं को मानते हैं। वर्जनाओं को मानते हुए प्रगतिशील हैं, वो निषेधों को मानते हुए प्रगतिशील हैं। राजेंद्र यादव इस मामले में बिल्कुल यूनिक है। तो वो किसी भी किस्म की चीज उनके यहाँ वर्जनीय नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, जब मैं कलकत्ता आया तो ये सब लोग जानते हैं कि हंस के फाइनेंस करने में प्रभात वेतन बहुत बड़ी भूमिका है और प्रभात वेतन मेरी बहुत अच्छी मिली। तो एक ऐसी स्थिति आई कि राजेंद्र यादव की फंडिंग बंद हो गई। राजेंद्र यादव यही थे। प्रभात वेतन इस पर आमादा थी कि मैं तब पैसा दूंगी जब तुम 25 पेज 30 पेज फिक्स करो, उसमें कविता के लेखकों की रचनाएं करें। और वो बहुत मुश्किल से वो ये सैटरडे क्लब में राजेंद्र यादव को दिखाया हुआ था। अच्छा, और मुझे इस पूरी अंतर्कथा कोई ज्ञान नहीं था। तो प्रभाजी ने फोन किया कि तुम अगर खाली हो तो तुम चले आओ। मैं गया। मैं तो देखो राजेंद्र यादव स्कूल है और मैं तो वैसे ही प्रभावित था, कहीं नंबर देगा नहीं। प्रभाजी का उनको देखने का तरीका दूसरा था, मेरा नजरिया एकदम दूसरा था। तो वहां ये समस्या आई कि क्या उसको फाइनेंस करें और ये हमारे कलकत्ते के लेखकों को छापते नहीं है, कोई लेखक नहीं छापा। तुम्हारी रचना नहीं छापेगा भी इन्होंने, ये तो करेगा। तो मेरी एक ही धारणा थी, वो आज भी है, कि पत्रिका को उसमें क्या छपे क्या नहीं छपे ये तय करने का हक संपादक का है। और ये बात मैंने उस समय में की और मैंने कहा कि आप जो मदद देती हैं वो आप देती हैं, आपकी शर्त मदद है। राजेंद्र यादव की भूमिका ये नहीं है कि वो कलकत्ता को, ये बहुत आसान है उनके लिए 25 या 50 पेज छापे कलकत्ते के। सवाल ये नहीं। राजेंद्र यादव की दूसरी सबसे बड़ी भूमिका है उन्होंने हिंदी के सैकड़ों लेखकों को छापा। जो काम आनंद विहार पत्रिका यहाँ पर देश मैगजीन के जरिए करती है, इतना बड़ा संस्थान है, अरबों की संपत्ति आनंद विहार पत्रिका के पास। राजेंद्र यादव ने एक व्यक्ति के तौर पर वो काम किया है हिंदी के लिए। देश पत्रिका को हिंदी की एक आदर्श पत्रिका बनाया, पहचान बनती है उससे हिंदी के साथ। ये उसकी खूबी है, जिसमें सैकड़ों लेखक छपे हैं, विभिन्न विचारधारा के लेखक छपे हैं, बिना किसी आग्रह के लेखकों की रचनाएं छपी हैं। संपादक ने अपने राजनीतिक आग्रहों को कभी भी किसी भी रचना के चयन में हावी नहीं होने दिया। ये बात बिल्कुल निसंकोच भाव से कहते हैं। मेरी ये धारणा तब भी थी और ये आज भी है। किस लेखक के पीछे कितने विवाद हैं, वो कितने लड़कियों के पीछे भागता था, वो कितने लड़कों के पीछे भागता था, वो कितने लड़कों के साथ सोता था, इनमैटेरियल महत्वपूर्ण है उसका लेखन जो वो काम करता है। मैं किस्सा सुनाना चाहता हूँ, छोटा सा किस्सा लेकिन बहुत जरूरी है। मेघनाथ दत्त जिसने लिखा था, उस व्यक्ति की खूबी ये थी कि वो व्यक्ति 24 घंटे शराब पीता था और शराब ही नहीं पीता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर उसे पैसा देते तो वो शराब पीता। यहाँ के कलकत्ता के विद्वानों ने और पंडितों ने कहा कि तुम कितने घटिया आदमियों के एक आदमी को पैसा देते हो दारू के लिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि तुम मुझे एक रात में मेघनाथ दत्त का लिख के दिखाओ, तुम्हें भी पैसा दूंगा। राजेंद्र यादव की खूबी है कि उसने पूरे लिटरेरी सीन को बदला हिंदी के 80 के बाद। एकदम डेड था। मैं एकदम पसंद नहीं कर रहा था उनकी स्पीकिंग
कैपेसिटी को। मैंने जब जेएनयू में था, मैंने उन्हें एक बार बुलाया था वहाँ अपने डिपार्टमेंट, तो मैं बहुत प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन वो एक दुनिया समानांतर मैं पढ़ के चुका था, उसकी लंबी भूमिका पढ़ के चुका था, उसका पेपर बहुत गहरा था। तो नामोदी ने पूछा कि कैसा लगा, उसमें का बहुत खराब हो गया, लेकिन एक अपनी ना टची, इतना ह्यूमन स्वभाव से लगेगा आपको, एकदम आ जाते जैसा कि लोग कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इसे, राइट यादव अराजक व्यक्ति नहीं। हम लोगों ने अभी जो प्रोटेस्ट राइटर होते हैं उनको पढ़ने का तरीका विकसित ही नहीं किया, आप जानते ही नहीं है ताकि प्रतिवादी लेखक कैसे बनता है। हम लेखक का मूल्यांकन करते हैं नैतिक मूल्यों के आधार पर, लेखक का मूल्यांकन नैतिक मूल्यों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। ये देखा जाना चाहिए आखिर वो क्या क्रिएट कर रहा है। पढ़ाई में तो चले जाएंगे, सारे किस्से भी चले जाएंगे, इससे क्या रह जाएगी, कहानियां, उपन्यास, रचनाएं रह जाएंगी। एक लेखक इस बात से भी पहचाना जाएगा नैतिक तौर पर। भारतेंद्र हरिश्चंद्र कौन से महान लेखक थे? वो नवजागरण के क्रोध है। अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी औरतों के साथ रहते थे, लिविंग रिलेशन था उनका, वो नवजागरण के क्रोध है। कोई नैतिकता की बात मानी होती, लेकिन जो ही राजेंद्र यादव की बात आती है, बात तोड़ती है। लेखक के लिए नैतिकता एकदम सेकेंडरी होती है, उसके लिए सृजन महत्वपूर्ण होता है। यूरोप के तमाम रेनेसां और रेनेसां के बाद के पेंटर बाजार जाते थे, औरतें खरीद के लाते थे, पैसों को सौदा करके लाते थे कि तुम आज चलोगी मेरे साथ, 10 दिन तक तुम्हें खाली नन्ही बैठे रहना क्योंकि मुझे तुम्हारी छवि बनानी। पाब्लो नेरुदा किसके साथ नहीं सोया? एक साथ 10-10 औरतों के साथ प्यार करता। कौन सी चीज थी जिसने महान बनाया पाब्लो नेरुदा को? उसकी अय्याशी ने, उसकी कविताओं ने, उसके साहित्य ने वो इतना ताकतवर बनाया कि वो वहां विपक्ष का उम्मीदवार था, राष्ट्रपति का उम्मीदवार। मैं जो चीज कहना चाहता हूं ये कि लेखक की ताकत उसकी सृजनशीलता होती है, उसे देखा जाना चाहिए। और हम लोगों ने मुश्किल क्या है कि हम सृजनशीलता के अलावा सारी चीजों बात करेंगे। राजेंद्र यादव को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये जाने कि लेखक की जीवनी कैसे पढ़ी जाए, उसके जीवन को कैसे पढ़ा जाए। हमने लेखक के जीवन को पढ़ने का बड़ा सरलीकृत और बहुत ही घटिया तरीका निकाला हुआ है। किसका बेटा था, कहां पैदा हुआ, किसका पति था, कहां रहता था, क्या खाता था, कैसे सोता था, ये सबसे घटिया तरीके, सबसे घटिया। राजेंद्र यादव की बुनियादी विशेषता थी वो एकदम प्रोटेस्ट राइटर था, एक प्रतिवादी लेखक था। वो कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। किस बात के लिए? उसे कोई लाभ होना, निजी कोई लाभ नहीं था उसे, सिर्फ इस बात के लिए वो प्रोटेस्ट की फीलिंग, एहसास, एक वैल्यूज वो लोगों में कम्युनिकेट करना चाहता था। वो अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी से करता था। वो भाषा वैसे ही दिखेगा जिसमें वो खींचना होगी, वो बातचीत वैसे ही करेगा, वो कुछ नहीं है। वो लड़की मिली, उसने कंधे पे हाथ रख दिया। हम लोगों को लगता है बात नहीं है, कंधे पे हाथ रख दिया। हमारे यहाँ मुश्किल क्या है कि आप लड़की के भी कंधे पे हाथ रख के बात नहीं कर सकते। राजेंद्र यादव को भी ये थी कि वह रूल्स नहीं माने, वो नियम नहीं माने, और एक राइटर के लिए बेहद जरूरी है वो नियम न माने। उसके नौकरी थोड़ी करनी है, क्यों नहीं माने? वो अपनी शर्त पर जिए। हम लोग क्या करते हैं? हम मास्टर हैं, हम लोग 50 समझौते करने पड़ते हैं। हम अपने मानव के आधार पर देखते हैं दुनिया को, हमारे कोई मानव ही नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि राजेंद्र यादव के व्यक्तित्व को पहचानने के लिए जरूरी है कि आप ये जानें कि आखिर प्रोटेस्ट राइटर कैसा होता है, प्रोटेस्ट राइटर बनता कैसे है। राजेंद्र यादव एक दिन में तैयार नहीं हुआ। राजेंद्र यादव के विकास की लंबी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में एक ही चीज विकसित हुई है कंसिस्टेंटली, वो है उसका प्रतिवादी स्वरूप। कहानियां नहीं लिखी, पिछले 2 दशक से कोई कहानी नहीं लिखी, 3 दशक के, लेकिन वो लगातार क्या लेते हैं? गद्य लेते हैं। वो निबंध लेखक थे ही नहीं, और वो अचानक मजबूरी में निबंध लेखक हो गए। अब किसकी वजह से पहचाने जा रहे हैं? निबंध की वजह से पहचाने जा रहे हैं। राजेंद्र यादव ने सोचा कि जब मैं निबंध लिखूंगा जीवन को, जब जवानी थी तब निबंध नहीं लिखते थे।
जो मैं कहना चाहता हूं कि लेखक अनेक बार अपनी इच्छा के विपरीत जाके सृजन करता है। जो पत्रकार का प्रकाशन, पत्रकार के लिए निबंध लेखन, ये उसकी इच्छा के विपरीत का काम था, ये उसकी इच्छा का काम नहीं था। इच्छा का काम उसका नेचुरल काम था, कहानी का, जो उसने छोड़ दिया। उसके कारण थे अपने छोड़ने के, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैं असल बात जो कहना चाहता हूं कि लेखक के मूल्यांकन को करते समय, राइटर जैसे लेखक के मूल्यांकन को करते समय ये चीज बहुत सहेज कर और सावधानी से देखी जानी चाहिए। हिंदी भाषी समाज वर्जनाओं का समाज है। इस समाज में वर्जनाओं को चुनौती देना सबसे दुष्कर कार्य है। हम लोग यहां से देखकर बात करते हैं कि नाराज होंगे कि नहीं होंगे, राइटर तो सोचता है कि नाराज होंगे कि नहीं होंगे। उसे जो अच्छा लगता था वो बोलता था, जो अच्छा लगता था वो लिखता था। वो यहां से नहीं तय करता था कि किसके ऊपर क्या असर होगा इसका। एक जो प्रतिवादी राइटर होता है वो यहां से देखता है कि उसे क्या सही लगता है, और यही उसकी ताकत थी। इसी वजह से क्या है, राजेंद्र यादव एक आइकॉन बन गया। 80 के बाद में हिंदी में तमाम लेखक हैं, लेकिन राजेंद्र यादव ने पब्लिक डोमेन में जाके अपनी एक आइकॉन की इमेज बनाई, जबकि सारे कहानी लेखक हाशिए पर चले गए। राजेंद्र यादव की कहानी का तौर पर हाशिए पर चले गए, लेकिन राजेंद्र यादव तो अचानक एक उदय होता है और एक प्रोटेस्ट राइटर के तौर पर, ऐसे राइटर के तौर पर उदय होता है। वो दलितों की रचनाएं छाप रहे हैं, वो बेशुमार स्त्रियों की रचनाएं छाप रहे हैं, तो दलितों और स्त्रियों की रचना कोई छापता ही नहीं था। राजेंद्र यादव ने अंत में जो बात कह रहा हूं, दलितों के और स्त्रियों के साहित्य को स्थापित किया। दलित साहित्य और स्त्री साहित्य की कैटेगरी को स्थापित किया। हम साहित्य की कैटेगरी में जीते। राजेंद्र यादव का ये असाधारण अवदान है, इसे कम करके नहीं देखना चाहिए, और हम लोगों को कायदे से इसको सिर माथे रखे बार बार उस आदमी को स्मरण करना चाहिए कि ये व्यक्ति अगर हंस का प्रकाशन नहीं करता तो स्त्री साहित्य इतना इफाक में नहीं आता, दलित साहित्य पर बहस नहीं होती। और ये बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। कैसे लेखक छापे, क्यों छापे, क्या नहीं छापे, सेकेंडरी है, एकदम सेकेंडरी है। एकदम साहित्य के लिए और खासतौर पर स्त्री और दलित साहित्य के लिए एक प्रवेश बना के दिया। हम लोग इतने लोग हैं, इतने संस्थान है, इतने इंस्टीट्यूट है, कोई नहीं कर पाया, एक पत्रकार है। फिर राजेंद्र यादव को एकदम हल्के करके नहीं जाना चाहिए। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि, और हम लोग चाहेंगे कि हम 2 मिनट पढ़ें।